चलिए हम ना बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक शुरू कर रहे हैं। नाम है इसका मालिश परीक्षण क्या है या कार्बोहाइड्रेट परीक्षण लिखिए। तो बड़ा ही इंपॉर्टेंट पॉइंट सही है। तो इसमें क्या होता है, मालिश अभिकर्मक का प्रयोग करते हैं। क्या बोलो, मालिश अभिकर्मक का प्रयोग करते हैं। ये क्या होता है, अल्फा नेप्थाल का एथिल एल्कोहल में 10% विलयन। तो ये क्या कहलाता है, मालिश अभिकर्मक। अब क्या होता है, आपने कोई परखनली लिया है और इसमें 2 ml जली विलीन पदार्थ लिया है। अब हमको पता नहीं क्या है, मान लो कार्बोहाइड्रेट अगर होगा तो क्या होगा, पदार्थ लिया है। अब इसमें क्या कर रहे हैं, H2SO4, ध्यान समझना, H2SO4 मिला रहे हैं और उसके साथ ये मिला रहे हैं। अब इसमें क्या होगा, ध्यान समझना, क्या होगा, यहाँ लाल रंग का छल्ला बन जाएगा। जब ये लाल रंग का छल्ला बन जाएगा तो धीरे धीरे ये बैगनी रंग में क्या हो जाएगा, परिवर्तित हो जाएगा। तो बैगनी रंग में परिवर्तित होना ये प्रमाण दे रहा है कि इसमें क्या है, कार्बोहाइड्रेट है। क्या है बोलो, कार्बोहाइड्रेट। याद रखना, मालिश अभिकर्मक क्या है, अल्फा नेप्थाल का एथिल एल्कोहल में 10% जली विलयन क्या होता है। स्क्रीनशॉट लीजिए, कुछ बातें और बता रहे हैं आपको। चलिए आप स्क्रीनशॉट ले लिए हैं तो मालिश परीक्षण फिर से बात देख लेते हैं। तो मालिश अभिकर्मक क्या होता है, ये मालिश अभिकर्मक है अल्फा नेप्थाल का एथिल एल्कोहल में 10% जली विलयन है। अब देखो इसमें मिला दिया है हमने, क्या ये पदार्थ लिया, कार्बोहाइड्रेट लिया, इसमें क्या मिला दिया है, मालिश अभिकर्मक। धीरे धीरे इसमें क्या मिला रहे हैं, सल्फ्यूरिक एसिड बूंदे मिला रहे हैं। तो पहले लाल रंग होता है, छल्ला बन जाता है 2 लेयरों के मध्य में, और फिर क्या बनाता है, बैगनी। आगे लिखते हैं अगला पॉइंट लिखते हैं, अगला क्वेश्चन चलते हैं। नाम क्या है उसका, नाम क्या है, देखो ये टाइम जाता है ना। देखो डिजिटल बोर्ड होता तो काम बन जाता, लेकिन थिंकिंग कम डेवलप होती है, याद रखना। अब हम यहाँ अगला क्वेश्चन चल रहे हैं, अगला क्वेश्चन चले तो मार्कर में स्याही भर लेते हैं। चलिए अगला बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक, न्यूक्लियक अम्ल पर टिप्पणी लिखिए। बड़ा ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। कोई जीवित कोशिका हो, कैसी कोशिका हो, जीवित कोशिका हो जो आनुवांशिक गुणों को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक ले जाती है, उसे क्या कहते हैं, क्रोमोसोम कहते हैं। यह क्रोमोसोम प्रोटीन व अन्य पदार्थों से मिलकर बनी होती है, जिसे ही हम लोग क्या कहते हैं, न्यूक्लियक अम्ल कहते हैं। मतलब न्यूक्लियक अम्ल ऐसे पदार्थ हैं जो केंद्रक में पाए जाते हैं, जीवित कोशिका के केंद्रक में पाए जाते हैं। इन्हीं के द्वारा आनुवंशिक लक्षण एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ट्रांसफर होते रहते हैं। जब इनका जलवघटन करते हैं, ध्यान समझिएगा, इनके प्रकार देखें तो इन्होंने 2 प्रकार हो जाता है, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। पूरा नाम क्या है, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। इसका नाम क्या, राइबोन्यूक्लिक एसिड। जब इसका जल अपघटन करते हैं तो इसमें पेंटोज शुगर बनता है, पेंटोज शर्करा बन जाती है, फास्फोरिक अम्ल बनता है, फास्फोरिक अम्ल बन जाता है, और इसके साथ नाइट्रोजन युक्त विषम चक्रीय क्षारक बनते हैं। तो ये इनका 3 क्या है, कंपोजिशन है। अब पेंटोज शुगर में देखेंगे तो पहला कहेंगे, देखो पहला क्या होता है, कुछ इस तरह से, बीटा एक ये पेंटोज शुगर बनता है, एक यहीं से हटा दो। देखो पहले पूरा लिख लेते हैं, H2OH। ध्यान समझना, ये रिंग बना लो 5 वाला। अब बीटा फॉर्म में होते हैं तो OH ऊपर लग लो, H नीचे, बीटा में OH ऊपर होता है। इसमें से यहाँ से एक H हटा दो, देख, तो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, और ये क्या, 5वां। ऐसे पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा और क्या, 5वां।
देखो ध्यान से, तो हम लोग क्या देख पा रहे हैं यहाँ पर कि क्या हो जा रहा है। बड़ा दिक्कत है, एक मिनट। चलिए, तो ध्यान सुनो। एक मिनट रुक जाइए। चलिए सही, वो चश्मे में कुछ आ गया था। चलिए देखो, अब ये दो स्ट्रक्चर हमने बनाया है। अब देखो ध्यान समझिए, ये बीटा फॉर्म में है। किस फॉर्म में है? बीटा। और डी राइबोज है। क्या है? बीटा डी राइबोज का स्ट्रक्चर है। अब ये आरएनए में पाया जाता है। ये पेंटोज शुगर किस में पाया जाएगा? आरएनए में पाया जाएगा। तो यहाँ देखो, यहाँ देखो, अब ये पहला दूसरा बीटा 2 डीऑक्सी डिलीट कर रहा है। बीटा 2 डीऑक्सी राइबोज है। क्या है ये? बीटा 2 डीऑक्सी राइबोज डिलीट कर दे रहा है किसको? ऑक्सीजन को। किस पोजीशन से? यहाँ से। तो बीटा फॉर्म में दोनों हैं, बीटा फॉर्म में दोनों हैं, बस अंतर क्या है? यहाँ से ऑक्सीजन क्या हो रहा है? डिलीट हो जा रहा है। और इसमें अगला बनाता है फास्फोरिक एसिड बनाता है। और जो नाइट्रोजनस बेस होते हैं, नाइट्रोजन बेस में नाम याद रखो, एडेनिन, ग्वानिन, थाइमिन, साइटोसिन और क्या? यूरेसिल। तो ये है। अब ध्यान से समझना, अगर हम चर्चा करें तो ये एडेनिन, ग्वानिन, थाइमिन सब में रहेंगे, ठीक है। और ये साइटोसिन, थाइमिन कर लें तो ये ध्यान समझना डीएनए में होंगे। क्या होंगे? डीएनए में। अगर ये वाली पार्ट करो, इन तीनों के साथ ये ऐड कर दो तो किस में हो जाएगा? ये आरएनए में पाया जाएगा। किस में पाया जाएगा? आरएनए में। तो कौन कौन पाया जाएगा? नाम याद रखना, एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन, थाइमिन। किस में पाया जाएगा? किस में पाया जाएगा बताओ? डीएनए में। इन तीनों में से कौन आरएनए में नहीं पाया जाता? थाइमिन यानी क्या पाया जाता? यूरेसिल। याद रखना, डीएनए में क्या नहीं पाया जाता? यूरेसिल, ठीक है। और देखो ध्यान से, देखो डीएनए में क्या? थाइमिन है। क्या है? थाइमिन है। तो ऐसे याद रखना कि कौन पहले आएगा, कौन बाद में आएगा। तो ऐसे याद रखो कि दिल में है तू। तो देखो डीएनए में कौन आ जाएगा? टीयू ना, टी। तो थाइमिन आएगा। टू लिख रहे हैं ना, तो टी पहले आ रहा, तो याद रखना। तो डीएनए में यही आएगा, थाइमिन रहेगा। और आरएनए में क्या रहेगा? यूरेसिल है। तो ये थोड़ा सा पॉइंट्स, और कुछ पॉइंट्स और बच जाती है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो वो पॉइंट आपको बता दे रहे हैं, कुछ दिक्कतें हो रही हैं। चलिए अगला पॉइंट चलते हैं। क्या है क्वेश्चन? अमोनिया एनिलीन से अधिक क्षारीय है, क्यों? तो ध्यान से सुनना। अब क्या होता है, जो H+ ग्राही होता है, ग्राही क्या होगा? क्षार होगा। अब क्षारीय गुण किस पे निर्भर करेगा? जो आसानी से H+ यानी कि प्रोटॉन को क्या करेगा? ग्रहण करेगा। तो आओ अमोनिया देखते हैं। तो अमोनिया के पास क्या होता है? एक लोन पेयर होता है। और जिसके पास लोन पेयर होगा वो आसानी से H+ को ग्रहण करेगा और कैसा गुण प्रदर्शित करेगा? क्षारीय गुण। तो ऐसा ही बिल्कुल क्या हो रहा है? एनिलीन में भी है। ये एनिलीन का फार्मूला, बस यहाँ H हट के रिंग आ गई है। तो ये भी ऐसा कर सकता है। तो ये भी ये बना लेगा और क्षारीय गुण को क्या करेगा? प्रदर्शित करेगा। लेकिन कह रहा है कि अमोनिया अधिक क्षारीय है, क्यों? उसका कारण देखो। कारण क्या होता है? कारण क्या होता है? कारण देखो, कारण देखो, कारण आपको बता रहे हैं। देखो ये हमने क्या बना लिया है?
इधर इधर आओ, इसके पास क्या है, लोन पेयर है। अब ये क्या होता है, लोन पेयर और पाई का कॉन्जुगेशन और पाई टूटता है और ये रिजोनेंस बना देता है, इधर निगेटिव चार्ज। अब देखो नाइट्रोजन पे कौन सा चार्ज आ जाता है, ऐसे प्लस चार्ज आ जाता है। तो अब ये प्लस जब आता है तो यहाँ पे क्या होता है, प्रतिकर्षण होता है। क्या होगा, प्रतिकर्षण होगा। और जब प्रतिकर्षण होने के कारण ये H+ को ग्रहण नहीं कर पाएगा तो क्या होता है, आप लिखेंगे कारण क्या कि एनिलीन में नाइट्रोजन का लोन पेयर अनुनादी संरचना में जाने के कारण नाइट्रोजन पे H+ चार्ज आ जाता है, जिसके कारण ये H+ को ग्रहण नहीं कर पाता। समान आवेश कारण क्या होता, प्रतिकर्षण होता। जबकि अमोनिया में ऐसा कोई अनुनादी संरचना नहीं बनती है, आसानी से H+ को ग्रहण कर लेता है, इसी कारण ये अधिक क्षारी और ये क्या है, कम क्षारी है। तो कारण वाले प्रश्न है, कारण वाले प्रश्नों की भी श्रृंखला आपके प्रश्न में आएगी, तो ध्यान से सुनना इस बात को, स्क्रीनशॉट ले लो, अगले क्वेश्चन को लेकर आ रहे हैं। चलिए, बड़ा ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, रेशमिक मिश्रण व रेशमीकरण क्या है, ध्यान से सुनना। अब क्या होता है, एक जनरल लाइट पाई जाती है जिसमें सभी दिशाओं में से कंपन होता है। इस लाइट को एक प्रिज्म से गुजारते हैं जिसे क्या कहते हैं, निकाल प्रिज्म कहेंगे। क्या कहेंगे इसे, निकाल प्रिज्म कहेंगे, देखते रहना। जब निकाल प्रिज्म से गुजारेंगे तो एक ऐसी लाइट मिलेगी, केवल एक प्लेन लाइट, जैसे एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और क्या है, जेड एक्सिस, एक एक्सिस वाली लाइट मिलेगी। अब इस लाइट को किसी विलयन से गुजारो तो इस लाइट को घुमा देगा। जब घुमा देगा तो उसे क्या कहेंगे, प्रकाश सक्रिय। और कहा गया कि घुमा दिया, नहीं घुमाया तो क्या कहेंगे, प्रकाश असक्रिय। क्या नाम दिया जाएगा, प्रकाश असक्रिय नाम दिया जाएगा। अब ध्यान से समझो, कोई पदार्थ लिया, मान लो घुमाया, जब वो क्लॉकवाइज घुमाता है, सक्रिय वाला जो है प्रकाश सक्रिय, ध्यान सुनो, प्रकाश सक्रिय दो प्रकार का होता है। एक क्लॉकवाइज घुमाता है तो उसके सामने क्या लगाते हैं, प्लस साइन या डी लिखते हैं, और एक उल्टा घुमा दे एंटी क्लॉकवाइज तो उसके नाम के आगे माइनस लगाते हैं या एल साइन। अब ये कहें कि ये 50% वाला ये ले लो और 50% वाला ले लो एक ही कंपाउंड का, तो अब दोनों का मिश्रण डी और एल दोनों होगा। तो ये डी एल जैसे हमने ले लिया, डी एल लैक्टिक एसिड, कौन सा, डी एल लैक्टिक एसिड। तो अब ये क्या होगा, जैसे मान लो ये पहले क्लॉकवाइज घुमाया, तब तक ये क्या कर दिया, एंटी क्लॉकवाइज घुमा दिया, तो ये जो 50-50% का मिश्रण है ये क्या निकल जाएगा, प्रकाश असक्रिय। कैसा हो जाएगा, प्रकाश असक्रिय। पहले क्या, डी लैक्टिक एसिड, तो ये क्लॉकवाइज घुमाएगा। अब इसने लिखा एल लैक्टिक एसिड, कैसे घुमाएगा, एंटी क्लॉकवाइज घुमाएगा। तो ऐसे केस में दोनों का 50-50 मिश्रण मिक्स कर दिए, तो एक नया मिश्रण बना जो प्रकाश क्या है, असक्रिय है, जैसे डी एल लैक्टिक एसिड। कहा गया कि जब डेक्स्ट्रोरोटेटरी और लियोरोटेटरी आपस में दक्षिण ध्रुव गुणक और वाम ध्रुव गुणक आपस में मिलाए जाते हैं आधे आधे भाग में, तो वो मिश्रण प्रकाश असक्रिय हो जाता है। इसी घटना को क्या कहेंगे, रेशमिक मिश्रण कहेंगे। और इस जो बनता है उसे रेशमिक मिश्रण करें, यही प्रक्रिया क्या कहलाती है, रेशमीकरण। क्या कहलाएगा, रेशमीकरण। प्रकाश सक्रिय दो प्रकार के, एक दक्षिण ध्रुव गुणक और एक वाम ध्रुव गुणक, 50-50% मिला दो तो ये क्या होंगे, एक क्लॉकवाइज घुमाए, दूसरा एंटी क्लॉकवाइज घुमाएगा, तो लास्ट में कोई चेंजेस नहीं आएगा, रोटेशन में कोई परिवर्तन नहीं होगा, तो उसको क्या कहेंगे, रेशमिक मिश्रण कहेंगे। इसी प्रक्रिया को क्या कहेंगे हम लोग, रेशमीकरण। बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, याद कर लो। चलिए आइए, बड़ा ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन पढ़ने जा रहे हैं, क्या, इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अपक्रिया। ध्यान से सुनना, जैसे इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अपक्रिया शुरू करते हैं तो हम लोग
ये क्लोरोबेंजीन का एग्जाम्पल ले लेते हैं। अब यहाँ पे ये हाइड्रोजन है, जब ये हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन स्नेही द्वारा अगर हट जाए और यहाँ कोई इलेक्ट्रॉन स्नेही आ जाए तो इसे क्या कहेंगे, इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अपक्रिया। स्थान की क्या हो जाए, अदला बदली हो जाए, मतलब E है तो EH जाके इससे जुड़ जाए। ये एक जनरल हमने एग्जाम्पल बताया इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अपक्रिया का। तो इलेक्ट्रॉन स्नेही होते क्या है, मतलब जहाँ स्थान का अदला बदली हो तो उसे प्रतिस्थापन कहेंगे। और ये इलेक्ट्रॉन स्नेही क्या होते हैं, जैसे हमने ये लिखा जो एग्जाम्पल दिखाएंगे CH3, मतलब जिसका अष्टक से 2 इलेक्ट्रॉन कम हो, इलेक्ट्रॉन स्नेही। देखो ये 2 2 4 2 6 है, अष्टक से 2 इलेक्ट्रॉन कम है। अब ये देखो, यहाँ देखो ये है 2 2 4 2 6, 2 इलेक्ट्रॉन कम है कार्बन को, ये इलेक्ट्रॉन स्नेही है। अब देखो ये हमने क्लोरोबेंजीन लिया है, क्लोरोबेंजीन में इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन जो अपक्रिया होती है इसके सबसे अच्छे एग्जाम्पल हैं फ्रीडल क्राफ्ट अपक्रिया, फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया। तो ये फ्रीडल क्राफ्ट अपक्रिया कैसे अपक्रिया है, इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अपक्रिया। चलो आओ देखो, पहली बात पढ़ेंगे एल्कलीकरण। एल्कलीकरण क्या होता है, ध्यान समझिए। जब कोई भी, ये हमने क्या लिया है, क्लोरोबेंजीन लिया है, मेथिल क्लोराइड से क्रिया करवा दो, निर्जल AlCl3 की उपस्थिति में, ये लुईस क्षार होता है, ये लुईस अम्ल होता है, लुईस अम्ल होता है। और ये इलेक्ट्रॉन युग को जोड़े में अपनी तरफ क्या करेगा, आकर्षित करेगा, तो इसको तोड़ देता है, तोड़कर ये क्या बना देता है, ध्यान समझना। अब ये Cl, तो ये आके यहीं जुड़ जाता है, ये आर्थो पे जुड़ता है और जुड़ता कहाँ पर है, पैरा पर जुड़ता है, तो ये मुख्य बनता है। तो नाम अगर करेंगे तो 1 2 3 4, तो आप नाम लिखेंगे तो 1 क्लोरो, 2 मिथाइल बेंजीन, और ये क्या है 1 क्लोरो 4 मिथाइल बेंजीन। ऐसे केस में देखो होता क्या है, अब ये जो क्लोरीन है ये अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन खींचता है, लेकिन इसके पास जो लोन पेयर होते हैं 3, ये इसको इलेक्ट्रॉन देता है। जब देता है तो यहाँ निगेटिव, यहाँ क्या पॉजिटिव, फिर तोड़ेगा यहाँ पॉजिटिव, यहाँ क्या निगेटिव, फिर ये तोड़ेगा रिजोनेंस, इधर निगेटिव इधर क्या पॉजिटिव, तो ये आर्थो है और ये क्या है, पैरा है। तो जब ये इलेक्ट्रोफाइल, जैसे ये जब टूटा होगा, यहाँ टूटा, इधर निगेटिव आया, इधर क्या आया पॉजिटिव आया, तो पॉजिटिव वाला कहाँ जाएगा, आर्थो पे और कहाँ, पैरा पे। तो ये इसके रिस्पेक्ट में पहले के बाद यहाँ और दूसरा तो क्या होता है आर्थो, तीसरा हो तो क्या होता है मेटा, चौथा क्या होता है पैरा। तो कहाँ आ रहा है, आर्थो और पैरा पे, आर्थो और कहाँ है, ये आर्थो है, ये क्या पैरा, ये मुख्य उत्पाद बन जाता है। तो ये जो एग्जाम्पल हमने लिया है ये क्या है, फ्रीडल क्राफ्ट एल्कलीकरण, देख रहे हैं ना, ध्यान से। दूसरा इसी एग्जाम्पल लिख ले रहे हैं, एसलीकरण, एसलीकरण, फ्रीडल क्राफ्ट एसलीकरण। इसमें क्या कर देंगे, बस थोड़ा सा अंतर, CH3COCl, अब यहाँ लगा दिया आपने COCH3, देखा CH3। अब ये क्या कहेंगे, इधर से 1 और 2, अब ये मेन हो जाएगा 1 2 3 4। नाम क्या लिखिए, याद करो, अभी आप इस रिएक्शन को एग्जाम में जाना है ना, याद करना है। 2 क्लोरो एसिटोफिनोन
और ये क्या हो जाएगा 4 क्लोरो एस्टोफिनोन। तो ये बड़ा एग्जाम्पल है कौन सा, इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अपक्रिया। कहीं भी पूछ देता है आप यही लिखिए आपके एग्जाम में, ये 2 एग्जाम्पल। इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन क्रिया क्या है, इलेक्ट्रॉन स्नेही द्वारा क्या होता है, प्रतिस्थापन होता है। थोड़ा सा इस वीडियो में दिक्कतें आई, फिलहाल कोई दिक्कत नहीं है, अगला वीडियो आ रहा है आपके सामने, जल्दी से रिवाइज कर लो सभी लोग।